हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपका सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। आपका पहला क्वेश्चन है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेट ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड। सेम काइंड का प्लांट लार्ज स्केल में एक ही जगह पे ग्रो होता है, उसको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स के डिफिनेशन में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टीवेट ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो आपका पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर क्रॉप्स आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस सॉइल। हम लोग किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हमारा जो पहला स्टेप होता है मिट्टी को तैयार करना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ दिस सॉइल। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिपरेशन। तीसरा क्वेश्चन है डैमेज सीड वुड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन टॉप ऑफ वाटर। आप इस इमेज में देख सकते हो जो आपका डैमेज सीड है वो आपका फ्लोट कर रहा है, क्योंकि जो डैमेज सीड होता है वो अंदर से होलो यानी खोखला रहता है और जो अच्छा सीड होता है आपका वो बहुत ज्यादा वेटेड होता है, इसी वजह से वो बॉटम में सेटल हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं डैमेज सीड हमेशा पानी के ऊपर में तैरते रहता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ जाएगा फ्लोट। आपका जो चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम दिस सॉइल आर एसेंशियल। तो हम लोगों को क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ तो सनलाइट दिया हुआ है तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा और फिर आपका नेक्स्ट न्यूट्रिएंट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं पहला जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें क्रॉप्स आएगा, दूसरा में प्रिपरेशन, तीसरा में फ्लोट, चौथा में न्यूट्रिएंट एंड वाटर। आपका दूसरा क्वेश्चन मैचिंग है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग 2 टाइप्स की बात करेंगे, खरीफ क्रॉप्स और आपका रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में अगर हम लोग अल्फाबेट्स की बात करें तो आपका के पहले आता है, उसके बाद आर आता है। वैसे ही अगर हम लोग सीजन की बात करें तो 2 सीजन याद रखना है, रेनी सीजन और विंटर सीजन। इसमें भी अगर हम लोग अल्फाबेट्स की बात करें तो आपका आर पहले आता है, उसके बाद डब्ल्यू आता है। अब अल्फाबेट से याद रखते तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है। तो आप याद रख सकते हो कि जो खरीफ क्रॉप्स है आपका रेनी सीजन में ग्रो करता है, रबी क्रॉप्स आपका विंटर सीजन में ग्रो करता है। क्रॉप्स का पहला अल्फाबेट सीजन के पहला अल्फाबेट से मैच करेगा, वैसे ही क्रॉप्स में जो लास्ट अल्फाबेट है सीजन में लास्ट अल्फाबेट से मैच करेगा। और फिर एग्जांपल की बात करें तो आपको 2 एग्जांपल में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, एक आपका पैडी और दूसरा आपका वीट। इसमें भी आप अल्फाबेटिकली याद रख सकते हो, पी पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो आप देख सकते हो क्रॉप्स में पहले खरीफ आएगा, सीजन में पहले रेनी आएगा और एग्जांपल में पहले पैडी आएगा। वैसे ही रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करेगा और उसका जो एग्जांपल है वीट होगा। तो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर से जो आपका कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हो। अब हम लोग मैचिंग की बात कर लेते हैं। कॉलम ए में पहला जो आपका है खरीफ क्रॉप्स, इसको हम लोग कॉलम बी से मैच करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे तो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है वीट और पैडी का। तो जैसे कि के पहले आता है तो हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू पी में पहले पी आता है, तो आपका पैडी एंड मेज हो जाएगा। तो खरीफ क्रॉप्स मैच करेगा पैडी एंड मेज से। दूसरा आपका रबी क्रॉप, तो वैसे ही अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वीट, ग्राम, पी इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आपका आर बाद में आता है, वैसे ही अल्फाबेटिकली डब्ल्यू बाद में आता है। अब जो नेक्स्ट है आपका केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया एंड आपका सुपर फॉस्फेट होता है। आपको जो नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर यानी आपका खाद। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज को हम लोग मैन्योर कहते हैं। तो यहाँ पे एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्टेज को हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक जो ऑप्शन था वो एक्स्ट्रा था, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो आपका खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज हो जाएगा, रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम, पी हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर आपका यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर आपका एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट होगा। आपका जो तीसरा क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स और आपका रबी क्रॉप को अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। खरीफ क्रॉप्स पैडी एंड मेज आप लिख सकते हो, रबी क्रॉप्स वीट एंड पी लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल को आप याद रख सकते हो। खरीफ क्रॉप्स के अंदर आप पैडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन को याद रख सकते हो। वैसे ही रबी क्रॉप्स के अंदर आप वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड ऑयल को याद रख सकते हो। और साथ ही साथ आप इसकी ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग जो मंथ है उसको भी याद रख सकते हो। रबी क्रॉप्स को हम लोग अक्टूबर में सोइंग करते हैं और आपको मार्च में हार्वेस्ट करते हैं। वैसे ही खरीफ क्रॉप्स को हम लोग जून में सोइंग करते हैं और सितंबर में आपको हार्वेस्ट करते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोविंग, तीसरा वीडिंग और चौथा आपका थ्रेशिंग। तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। हम लोग जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके अंदर जो पहला स्टेप है आपका
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। उसके लिए हम लोग हल का यूज करते हैं और मिट्टी को लूज करते हैं। आपकी मिट्टी जितनी ढीली या फिर लूज रहेगा, जो आपका रूट है उतना ही अंदर तक पेनिट्रेट होगा और जो आपकी हवा है वो आसानी से अंदर की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से जो रूट्स है वो इजिली ब्रीथ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना होता है, रूट को ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करना होता है। तो आप पहले पॉइंट में लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज डन बाय यूजिंग प्लाउ और होज टू लूज द सॉइल। इसके अंदर ही आप और लिख सकते हो, विच इज एसेंशियल फॉर द रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल, दिस अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली। और आपका जो दूसरा पॉइंट है, लूज सॉइल के अंदर जो आपका अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पहले से ही मिट्टी के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसकी ग्रोथ में हेल्प होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है, अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फार्मर फ्रेंड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो अर्थवर्म्स होते हैं वो मिट्टी में ह्यूमस को ऐड करते हैं। यानी जो अर्थवर्म्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है वो डेड प्लांट लीफ या फिर एनिमल वेस्टेज यानी काउ डंग को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। तो दूसरे पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच विल हेल्प टू कीप द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल। और आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग जो मिट्टी को ढीला करते हैं उस प्रोसेस को टिलिंग या फिर प्लॉइंग कहते हैं। इसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट आपके नीचे में रहता है वो मिट्टी के ऊपर आ जाता है, जिसको प्लांट यूटिलाइज करता है और अपने ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम लोग तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, दिस हेल्प द प्लांट टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ। तो आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर यहाँ जो 3 पॉइंट गिवन है इसको आप लिख सकते हो। अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, सोइंग यानी आपका बुआई। आपका सोइंग क्रॉप प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले सीड को जमीन के अंदर बोना जरूरी होता है। अगर आपका सीड ही नहीं रहेगा तो क्रॉप कैसे ग्रो होगा। तो आप लिख सकते हो पहले पॉइंट में, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड इन और ऑन द सॉइल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आपका जो सोइंग प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग जो सीड यानी जो बीज होता है उसको मिट्टी के अंदर डालते हैं, फिर कुछ समय के बाद उससे क्रॉप्स का ग्रोथ होता है। और जो आपका दूसरा पॉइंट है, हम लोग जो सीड्स को सेलेक्ट करेंगे, आपका वो सीड हेल्दी होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए और हाई यील्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके क्रॉप्स की जो क्वालिटी या फिर जो क्वांटिटी है दोनों इंक्रीज कर जाएगी। जो तीसरा पॉइंट आपका, सोइंग करने के लिए हम लोग या तो ट्रेडिशनल टूल का यूज करते हैं या फिर हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल टूल के अंदर हम लोग फनल को लेते हैं और इसी फनल के अंदर हम लोग सीड को डाल देते हैं और फिर यहाँ जो पाइप आपको नजर आ रहा है इसके थ्रू जमीन के अंदर चले जाता है। ऐसे ही हम लोग सीड को सोइंग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। लेकिन हम लोग मॉडर्न टूल की बात करें तो हम लोग सीड ड्रिल का यूज करते हैं। इसका कुछ एडवांटेज है। पहला, आपका सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ में सोइंग होता है और दूसरा टाइम की बचत होता है और तीसरा, सीड ड्रिल जब सीड्स को सोइंग कर लेता है तो उसके ऊपर से मिट्टी को कवर कर देता है, जिसके वजह से सीड्स को हम लोग बर्ड से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो आप याद रख सकते हो सीड ड्रिल का यही 3 एडवांटेज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिल, तो आप ये चीज लिख सकते हो। पहला, इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ में जो आपका सीड है वो सोइंग होता है। दूसरा, इसके यूज करने से हमारा जो टाइम है उसकी बचत होती है और जो तीसरा है, सीड्स को बर्ड से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है वीडिंग। क्रॉप्स के साथ साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट यानी अनचाहा प्लांट जो ग्रो हो जाता है उसको हम लोग वीड्स कहते हैं। आप एग्जांपल में जेंथियम याद रख सकते हो। और जो हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वीड्स। आपका ये जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको आप ना भी लिखो तो चलेगा। बेसिकली इसमें कहा गया है जो वीड्स होता है वो क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट, लाइट और स्पेस के साथ साथ कंपटीशन करने लगता है, जिसके वजह से जो आपका न्यूट्रिएंट लाइट है क्रॉप्स को भी मिल रहा है और साथ साथ वीड्स को भी मिल रहा है, जो कि वीड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बावजूद भी न्यूट्रिएंट और लाइट का यूज कर लेता है, जिसके वजह से क्रॉप्स को आपको कम न्यूट्रिएंट और लाइट मिलता है। इसी वजह से जो क्रॉप्स का ग्रोइंग या जो फिर उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस कर जाता है। इसी वजह से हम लोग अपने खेतों से जो अनवांटेड प्लांट है यानी जो वीड्स है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए हम लोग अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो आप इस पॉइंट को ना भी लिखो तो चलेगा। सम इम्पोर्टेंट वीडिंग मेथड आर, बेसिकली हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं वीडिंग के लिए यानी अनवांटेड परान को रिमूव करने के लिए। पहले मेथड में हम लोग खेत की बुआई से पहले खेत की जुताई कर लेते हैं यानी टिलिंग कर लेते हैं यानी सॉइल को लूज कर लेते हैं, जिसके वजह से
जो आपका अनवांटेड प्लांट का जो रूट है वो उखड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है और कुछ समय के बाद सूख जाता है और फिर जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स या फिर अर्थवर्म्स प्रेजेंट होता है उसको डिकम्पोज कर देता है, जिसकी वजह से वो मैन्योर या फिर खाद बन जाता है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए फायदा करता है। तो आप पहले मेथड में ले सकते हो, टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for removing of weeds is before they produce flower and seeds. और जो आपका बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने के लिए, जब आपके वीड्स के अंदर फ्लावर या फिर सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। और आपका जो दूसरा मेथड है उसमें हम लोग मैन्युअली एक एक प्लांट को रिमूव करते हैं। उसके लिए या तो हम लोग खुद अपने हाथों से एक एक प्लांट को उखाड़ते हैं या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग खुरपी कहते हैं, उसके थ्रू एक एक प्लांट को रिमूव करते हैं। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग वीड इज विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी। यहाँ आप देख सकते हैं खुरपी का इमेज है। इट इन्वॉल्व रेगुलर अपरूटिंग और कटिंग ऑफ वीड क्लोज टू द ग्राउंड। आप यहाँ पे इमेज को देखकर समझ सकते हो। आपका जो तीसरा मेथड है जो कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, जिसको आज हम लोग लार्ज स्केल में करते हैं, यानी वीड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग केमिकल का यूज करते हैं, उसको हम लोग वीडीसाइड कहते हैं। वीडीसाइड के लिए हम लोग स्प्रेयर का यूज करते हैं। इस स्प्रेयर के अंदर हम लोग जो केमिकल्स होता है उसको डालकर फिर अपने खेतों में छिड़कते हैं। जो केमिकल्स होता है उसको हम लोग वाटर के साथ डिसॉल्व कर लेते हैं। और आपको जो वीडीसाइड यानी जो केमिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो अनवांटेड प्लांट है उसी को हार्म करता है, हमारे क्रॉप्स को हार्म नहीं करता है। आप कुछ केमिकल का जो नाम है उसको याद रख सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो केमिकल है 2,4-D, इसका आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, D4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दूसरा आप याद रख सकते हो नेप्सिलिन एसिटिक एसिड और फिर एट्रेजाइन। और आपका जो नेक्स्ट है थ्रेसिंग। इस चैप से जो हम लोग ग्रेन्स या जो फिर सीड्स है उसको सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग के लिए भी हम लोग अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, जो क्रॉप्स प्लांट होता है उसको हम लोग बांध कर किसी ड्रम या फिर किसी लकड़ी का जो लॉग होता है उस पे मारते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ग्रेन्स होता है वो अलग हो जाता है। या फिर हम लोग थ्रेसर का यूज करके चैप से सीड्स को सेपरेट करते हैं। अगर हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम लोग कंबाइन मशीन का यूज करते हैं। कंबाइन मशीन के थ्रू हम लोग जो हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ थ्रेसिंग भी कर सकते हैं। तो आजकल इसी का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। थ्रेसिंग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन और सीड फ्रॉम दी चैप। इट इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। दूसरे पॉइंट में ले सकते हैं, इट इज यूजुअली कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन नोन एज कंबाइन व्हिच इज हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। इट हार्वेस्ट प्लांट एज वेल एज क्लीन ग्रेन। और एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग चैप और जो ग्रेन है उसको सेपरेट करते हैं। विनोइंग या तो हम लोग फिजिकली रिमूव या फिर हम लोग विनोइंग मशीन का भी यूज करते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लिख सकते हैं, थ्रेसिंग इज आल्सो डन बाय विनोइंग वेयर टू ब्लो ऑफ विंड इज यूज्ड टू सेपरेट द चैप फ्रॉम क्रॉप्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इस क्वेश्चन में आपको फर्टिलाइजर और जो मैन्योर के बीच में डिफरेंसेस है उसको लिखना है। इसके लिए आप जो एनसीईआरटी बुक में डिफरेंसेस दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हो। जैसे कि फर्टिलाइजर एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। वहीं अगर हम लोग मैन्योर की बात करें, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि कैटल डंग या फिर जो डेड प्लांट होता है उसके डिकम्पोजिशन से ऑब्टेन होता है। वहीं अगर दूसरा पॉइंट की बात करें तो जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है और जो मैन्योर है वो फील्ड में ही बनता है। तीसरी पॉइंट की बात करें तो आपका जो फर्टिलाइजर है सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाता है। वहीं अगर मैन्योर की बात करें तो सॉइल में बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड कराता है। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो फर्टिलाइजर के पास बहुत ही ज्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर पोटासियम। वहीं अगर हम लोग मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है वो कम होता है। फर्टिलाइजर को हम लोग फैक्ट्री बनाते हैं, हमारा जो पर्पस होता है कि एक ही टाइप्स के प्लांट न्यूट्रिएंट को बनाना। जैसे कि अगर हम लोग नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें नाइट्रोजन ही होगा। वैसे ही अगर फास्फोरस बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस होगा। यूरिया बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ यूरिया होगा। तो जब हम लोग फर्टिलाइजर को खेतों में डालते हैं तो हम उससे पहले पता करते हैं कि क्रॉप्स को क्या रिक्वायर्ड होता है। नाइट्रोजन अगर रिक्वायरमेंट होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन देते हैं। यूरिया रिक्वायर्ड होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ यूरिया देते हैं। लेकिन मैन्योर के केस में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि मैन्योर जो होता है बेसिकली काउ डंग या जो आपका एनिमल वेस्ट है उससे बनता है। उसमें आपका जो प्लांट न्यूट्रिएंट होता है वो मिक्स होता है। इसी वजह से जब हम लोग मैन्योर को खेतों में डालते हैं हमारे क्रॉप्स को कम न्यूट्रिएंट देता है। तो आप यही जो यहाँ पे 4 पॉइंट है इसको आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो
कि जो फर्टिलाइजर होता है वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया, वहीं अगर हम लोग मैन्युअल की बात करें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गया। तो एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, जो फर्टिलाइजर होता है उसको हम लोग आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड करते हैं, वहीं मैन्युअर को हम लोग एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। और तीसरे पॉइंट में लिख सकते हो, जो फर्टिलाइजर होता है वो फैक्ट्री में बनता है, वहीं अगर मैन्युअर की बात करें तो फील्ड में बनता है। चौथा पॉइंट, जो आपका सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है फर्टिलाइजर, वहीं अगर हम लोग मैन्युअर की बात करें तो बहुत ज्यादा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड कराता है। और जो पांचवा है आपका, जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा होता है, वहीं अगर मैन्युअर की बात करें तो प्लांट न्यूट्रिएंट कम होता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज है आपका, कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा और बहुत लंबे समय तक अगर फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, सॉइल के पास जो खुद फर्टाइल होने की जो पावर होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, और इसी वजह से कुछ समय के बाद जो सॉइल है आपका वो बंजर यानी बेरन हो जाता है। वहीं अगर हम लोग मैन्युअर की बात करें, अगर हम लोग मैन्युअर का रेगुलर यूज करते हैं तो जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी पावर है उसको इंक्रीज करता है। इसी वजह से मैन्युअर हमारे खेतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप डिफरेंस में जो भी पॉइंट यहाँ पे गिवन है आप लिख सकते हो। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। तो यहाँ पे याद रखना है, आपको 2 मेथड बताना है लेकिन वो वाटर को बचाता हो। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि वाटर का जो वेस्टेज है बहुत ज्यादा होता है, तो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड में वाटर कंजर्व नहीं होता है। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो कि पुले सिस्टम हो गया, आपका राहा सिस्टम हो गया, उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम और जो ड्रिप सिस्टम था उसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग इरिगेशन की बात करें तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। हम लोग जो रेगुलर इंटरवल में जो क्रॉप्स को पानी देते हैं उसी को इरिगेशन कहते हैं। और जो आपका दूसरा पॉइंट है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेराइज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन, क्रॉप्स एंड सॉइल टाइप्स। अब हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन की बात कर लेते हैं जो कि आपका वाटर को कंजर्व करता है। तो आपका पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। इस इमेज को देखो, यहाँ आपका वाटर सोर्स है और यहाँ पे पंप होता है और उसके बाद पाइप अटैच्ड होता है, और पाइप में एक परपेंडिकुलर पाइप होता है, और इस परपेंडिकुलर पाइप के जो सबसे टॉप में एक रोटेटिंग नोजल होता है, इसी के थ्रू पानी बाहर की तरफ जाता है। जैसे हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं, वाटर जो सोर्स है उससे पानी इन पाइपों में आता है, इन पाइप से आपका जो परपेंडिकुलर पाइप है यहाँ पे आता है। इसके बाद ये जो रोटेटिंग नोजल है उसके थ्रू पानी बाहर की तरफ निकलता है। जब पानी बाहर की तरफ निकलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बारिश हो रहा है या फिर फव्वारे की तरह जो ये हमारा खेत होता है उसके हर एक पार्ट में पहुंच जाता है। और ये जो आपका मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम, जहाँ पे अनइवन लैंड होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फायदा करता है स्प्रिंकल सिस्टम। दिस मेथड इज इन यूज इन मेनली अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे अनइवन लैंड हो और फिर आपका जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट ना हो। और जो आपका दूसरा पॉइंट है, द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। आप देख सकते हो जो मेन पाइप है उसमें आपका जो परपेंडिकुलर पाइप है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपका है और उसके टॉप पे आपका एक रोटेटिंग नोजल है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। जब हम लोग पंप को स्टार्ट करते हैं तो जो आपका वाटर सोर्स से जो मेन पाइप में पानी आता है उसके बाद प्रेशर के साथ इस परपेंडिकुलर पाइप में आता है, उसके बाद जो रोटेटिंग नोजल है उससे बाहर की तरफ निकल जाता है। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। तो जब वो बाहर की तरफ निकलता है ऐसा लग रहा है कि आपका बारिश हो रहा है। हम लोग जो स्प्रिंकल सिस्टम के थ्रू जो इरिगेशन करते हैं या तो लॉन में करते हैं या फिर कॉफी प्लांटेशन में करते हैं। आपका जो नेक्स्ट मेथड है ड्रिप इरिगेशन। यहाँ आप देख सकते हो इमेज में जो आपका प्लांट का रूट है उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो गिरता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो आपका पानी है वो प्लांट के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। तो हम कह सकते हैं इसके थ्रू जो हम लोग पानी को इरिगेट करते हैं उसमें पानी का वेस्टेज नहीं होता है। इन दिस मेथड वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट ऑफ द क्रॉप। जैसे अभी हम लोग इमेज में देखे थे कि जो आपका पानी है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो प्लांट रूट्स होता है वहाँ पे गिरता है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल। इस मेथड में आपका जो वाटर का वेस्टेज नहीं होता है। दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। इस मेथड का हम लोग ऐसे एरियाज में यूज करते हैं जहाँ पे जो आपका पानी है ना के बराबर रहता है या बहुत ही कम रहता है, तो वहाँ पे इस मेथड का यूज करके हम लोग अपने खेतों को इरिगेट करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो फ्रूट प्लांट्स में हम लोग
गार्डन्स में या फिर ट्रीज में इस मेथड का यूज करके पानी देते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। जैसे कि हम लोग पता है व्हीट आपका रबी क्रॉप का एग्जांपल है और जो रबी क्रॉप है वो विंटर सीजन में हम लोग उसको सोन यानी बोते हैं। अगर हम लोग व्हीट को खरीफ सीजन यानी रेनी सीजन में बोए तो क्या हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल, आप एक बार समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है वहां पर ही ग्रोथ कर सकता है। वैसे ही व्हीट आपका विंटर सीजन का क्रॉप्स है, यानी इसको जब हम लोग उसको बोते हैं तो कम पानी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो भी कम चाहिए। लेकिन उसको अगर हम लोग जून में ग्रो करते हैं तो जो जून का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है और फिर आपको उस समय बहुत ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से व्हीट वहां पे ग्रो नहीं हो सकता क्योंकि उसको अनफेवरेबल टेम्परेचर या फिर जो आपका वाटर है वो मिल रहा है, क्योंकि व्हीट को पानी कम चाहिए। तो आपका जो व्हीट का पूरा क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन from June to October, then the whole crop might get destroyed because of unfavorable temperature, pest and adaptable condition for the plant to grow। तो आप बेसिकली 3 पॉइंट को लिख सकते हैं कि जो व्हीट को टेम्परेचर या जो फिर एडेप्टेबल कंडीशन है या पेस्ट है वो अनफेवरेबल रहता है, इसी वजह से क्रॉप जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। आपको बताना है जब हम लोग एक फील्ड में कंटिन्यूअसली क्रॉप को ग्रो करते हैं तो सॉइल में क्या अफेक्ट होता है। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम etc। अगर हम लोग एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप को ग्रो करेंगे तो जो फील्ड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसकी जो क्वालिटी और या फिर जो क्वांटिटी है वो कम हो जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस हो गया या फिर पोटेशियम हो गया। ये जो न्यूट्रिएंट जमीन के पास है वो कम हो जाता है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। जैसे कि हम लोग को पता है प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिएंट चाहिए अपने ग्रोथ और उसके फंक्शन के लिए। तो जब हम लोग एक के बाद एक क्रॉप को ग्रो करते हैं तो आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो तो कम हो गया, जिसके वजह से जो आपका क्रॉप का यील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का अगर एक लाइन में जवाब देना चाहते हो सिंपली लिख सकते हो, व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप वन आफ्टर अदर देन ऑल न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन द सॉइल रिड्यूस एंड द क्रॉप विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। यानी अगर कोई भी किसान या हम लोग एक ही फील्ड में बार बार क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जो मिट्टी के पास न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके वजह से जो क्रॉप यील्ड होता है वो अपने आप डिक्रीज हो जाता है। आप सिर्फ यही पॉइंट को इस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो। Hence there should be a gap between crops in order to get a good yield। इसी वजह से अगर हम लोगों को अच्छा यील्ड चाहिए तो आपको 2 सीजन के बीच में कुछ टाइम के लिए गैप देना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। इस क्वेश्चन का आंसर के लिए हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो पैराग्राफ में वीडिंग को डिस्कस किए थे उस पॉइंट को आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप वीड का डिफिनेशन लिख लेना। अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप आर कॉल्ड वीड। डिफिनेशन लिख के एग्जांपल में जैंथियम लिख सकते हो, और हो सके तो आप ये पॉइंट को भी ले सकते हो कि जो हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। उसके जो 3 मेथड को डिस्कस किए थे कि सबसे पहले हम लोग क्रॉप्स को बोने से पहले खेतों का बुआई कर लेंगे यानी टिलिंग कर लेंगे, जिसके वजह से जो आपका वीड्स होगा उसके रूट्स को हम लोग उखाड़ सकते हैं, और फिर वही जो आपका वीड्स होगा कुछ समय के बाद ड्राई अप होके वो मिक्स हो जाएगा और उस जमीन के लिए मैन्योर की तरह काम करेगा। इस पूरे पॉइंट को हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको वही पॉइंट लिख देना है। और दूसरा पॉइंट में जो मैनुअल मेथड था जिसमें हम लोग खुरपी का यूज किए थे, और तीसरे पॉइंट में जो हम लोग वीडीसाइड केमिकल का यूज किए थे उसके बारे में आपको लिख देना है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया हुआ है इसको अरेंज करना है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करके लिखना है। जैसे कि हम लोग पता है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले सॉइल को हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हम लोग जो फील्ड है उसको प्लॉइंग करते हैं, तो दूसरा हो जाएगा प्लॉइंग द फील्ड। जब आपका मिट्टी तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग सीड को बोते हैं, यानी आपका सोविंग हो जाएगा, तो तीसरा आपका सोविंग हो गया। उसके बाद हम लोग मैन्योर या फिर जो फर्टिलाइजर है उसको ऐड करते हैं,
तो मैन्योरिंग हो जाएगा। और आपका जो 5th पॉइंट होगा वो इरिगेशन हो जाएगा। 6 पॉइंट्स में हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे यानी कटाई करेंगे जब आपका क्रॉप मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होगा सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद प्लाइंग द फील्ड, फिर आपका सोइंग होगा, फिर आपका मैन्युअरिंग होगा, उसके बाद इरिगेशन होगा, उसके बाद हार्वेस्टिंग, जो आपका लास्ट पॉइंट होगा शुगर केन को हम लोग शुगर फैक्ट्री में भेजते हैं। आपको जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि यहाँ जो पजल्स दिया हुआ है उसको आपको कंप्लीट करना है। जो आपका पहला है, आपको जो डाउन है या जो नीचे की तरफ है उसमें आपको बताना है प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप्स। आपको जो पहला पॉइंट है उसमें आपको जो क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं पहला में इरिगेशन। आपको जो पॉइंट 1 है इसमें आपको इरिगेशन लिख देना है। तो वैसे ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, हम लोग जो ग्रेन्स को प्रॉपर कंडीशन में लॉन्ग टाइम तक जो रखते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्टोरेज। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको स्टोरेज लिख देना है। अब जो आपको पॉइंट 5 है कि जो सर्टन प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, एक ही फील्ड में लार्ज स्केल में सेम काइंड का प्लांट ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने क्रॉप्स के डिफिनेशन में यही पॉइंट को याद किए थे, तो हम लोग कह सकते हैं क्रॉप्स। तो उसको पॉइंट नंबर 5 में लिखना है, तो आपका पॉइंट नंबर 5 में क्रॉप्स लिख देना है। वैसे ही अगर हम लोग एक्रोस की बात करें यानी हॉरिजॉन्टल में, तो जो आपका पहला है पॉइंट नंबर 3 यानी पॉइंट नंबर 3 है अ मशीन यूज फॉर कटिंग दी मेच्योर क्रॉप। जब आपका क्रॉप मेच्योर हो जाता है उसको जो हम लोग कट करते हैं किस मशीन के थ्रू, तो हम लोग कह सकते हैं हार्वेस्टर। तो यहाँ पे हम लोग हार्वेस्टर लिख सकते हैं। और जो पॉइंट नंबर 4 है अ रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, रबी क्रॉप्स का नाम बताना है जो कि आपका पल्सेस है। तो हम लोग जो पॉइंट नंबर 4 में ग्राम लिख सकते हैं यानी चना। फिर जो आपका पॉइंट नंबर 6 है अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैप, जो आपका चैप से जो ग्रेन को हम लोग सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो पॉइंट नंबर 6 W से स्टार्ट होता है यानी आपका विनोइंग हो जाएगा। तो आप पॉइंट नंबर 6 में विनोइंग लिख सकते हो। तो हम लोग डाउन की अगर बात करें तो पहला में आपका इरिगेशन हो जाएगा, दूसरा में आपका स्टोरेज हो जाएगा और तीसरा में आपका क्रॉप्स हो जाएगा जो कि पॉइंट नंबर 5 था आपका। वैसे ही अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्रोस की बात करें, आपका जो पॉइंट नंबर 3 था वो हार्वेस्टर हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 में ग्राम हो जाएगा और आपका पॉइंट नंबर 6 में विनोइंग हो जाएगा। तो आप इसको फिल कर सकते हो।